हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 2 फॉर OICL असिस्टेंट, NIACL AO एंड LIC AAO मेंस के लिए, राइट। अगर आपने प्रीवियस मॉक अटेम्प्ट नहीं किया है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड फॉर द PDF आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, वहाँ पे पिन कमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। So first आपको क्वेश्चन है, which international financial institution recently committed rupees 498 crores or approximately 60 million US dollar to support the development of मधुरावाड़ा सीवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट इन विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली जो IFC आपका इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, इन्होंने कमिट किया है ये 498 करोड़ का जो अमाउंट है वो देंगे ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो प्रोजेक्ट है मधुरावाड़ा सिवरेज सिस्टम प्रोजेक्ट, इसके लिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन है? विक्टोरिया डेलमोन IFC से एंड केतन गर्ग आपके कमिश्नर है ये ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के। इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। अब जो एक टोटल आपका जो प्रोजेक्ट है, इसके लिए टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, टोटल बजट क्या है इस प्रोजेक्ट का, मधुरावाड़ा सिवरेज सिस्टम का? तो इट इज 553 करोड़, जिसमें से IFC 498 करोड़ प्रोवाइड कर रहा है एंड जो रेस्ट है 9.36 करोड़ ये GVMC आपका प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नाउ बात करते हैं IFC की। IFC को 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में लोकेटेड है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपकी वर्ल्ड बैंक ग्रुप है एंड इसके करंट हेड है मख्तियार दियूब, ठीक है। अब IFC जो है ये आपका आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंडर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है? इसमें आपका 5 इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं IFC के साथ साथ। आईबर्ड, IBRD दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1944 में हुई थी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन 1960 में। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA 1988 में। और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट 1966 में। तो ग्रुप बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इसमें 5 इंस्टीट्यूशन कौन से आते हैं ये क्लियर हुआ। नाउ अब वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। इसे स्टैब्लिश किया गया था आपका 1944 में। प्रेसिडेंट इसके करंटली हैं अजय बांगा, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है, ठीक है। Now next question है, which bank has signed an MOU with Indian Railways to enhance insurance benefits for railway employees? तो recently अभी रेलवे ने, इंडियन रेलवेज ने MOU साइन किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस चीज के लिए? इंश्योरेंस बेनिफिट्स के लिए। तो ऐसे रेलवे एम्प्लॉयज जिनका सैलरी अकाउंट SBI में है, उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी है, उनके लिए यहाँ पे गुड न्यूज है कि जो इंश्योरेंस है वो आपका बढ़ा दिया गया है। जैसे ग्रुप ए वाले जो आपके रेलवे कर्मचारी थे, उनका 1.20 लाख का इंश्योरेंस होता था, अब ये कितना हो गया? 1 करोड़ हो गया। ऐसे ही ग्रुप सी वालों का 60,000 था, ग्रुप बी वालों का 60,000 था, ग्रुप सी वालों का 30,000 था। नाउ ये सभी के लिए अब 1 करोड़ कर दिया गया है, ठीक है, टू दी ऑल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट है नेचुरल डेथ कवर जो है, ये 10 लाख का यहाँ पे जो है कवरेज दिया गया है। कॉम्प्लीमेंट्री कवर्स जैसे एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस जो है वो 1.60 करोड़ का है, ठीक है। वहीं पे आपका रुपे डेबिट कार्ड में अप टू 1 करोड़ का ये दिया गया है, ठीक है। पर्सनल एक्सीडेंट जो है, इसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी होती है तो 1 करोड़ का इंश्योरेंस है। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी होता है तो अप टू 80 लाख यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रिसेंटली ओपन 3 निवेशक सेवा केंद्रास इन विच सिटी? तो ये 3 निवेशक सेवा केंद्र जो है ये ओपन किए गए हैं आपके तेलंगाना में, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना में ये आपके ओपन किए गए हैं। एक आपका है KFin टेक्नोलॉजीज में, एक है BSC हैदराबाद ऑफिस, और तीसरा है NSE ऑफ इंडिया लिमिटेड में, ठीक है। अब ये जो केंद्रास है इन्हें लॉन्च किया गया है इन पार्टनरशिप विद सेबी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इनकी मदद से इसे लॉन्च किया गया है, इनकी पार्टनरशिप में लॉन्च किया गया है, ठीक है। अब ये जो आपके केंद्रास हैं, ठीक है, इनका काम क्या रहेगा? ये आपके डायरेक्ट फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेंगे आपके अनपेड डिविडेंड क्लेम्स के लिए, स्पेशली जो आपके पेंडिंग है 6 से 7 साल से, ठीक है। KYC एंड नॉमिनेशन अपडेट्स, ठीक है, इन योर फोलियोज एंड डीमेट अकाउंट, ये सारी चीजें आपको ये केंद्रास जो है ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है।
Now next is in August 2025, the Government of India revised its target to develop an additional 97 gigawatt coal and lignite based electricity generation capacity by which financial year? तो recently आपका जो सेशन हुआ था, ठीक है, वहां पे ये जवाब दिया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिवाइज किया है टारगेट कि अब एडिशनल 97 गीगावाट कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी जो है वो आपकी एक्सटेंड की गई है फाइनेंशियल ईयर 2035 तक। ठीक है, बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2034-35 इज द राइट आंसर। ठीक है, इससे पहले 90 गीगावाट का जो टारगेट था वो फाइनेंशियल ईयर 32 तक था। ठीक है, अभी एक्सटेंड करके इसको फाइनेंशियल ईयर 35 कर दिया गया है और 97 यहाँ पे गीगावाट आपका रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें एक और टारगेट जो आपका है इन अचीविंग 307 गीगावाट ऑफ कोल एंड लिग्नाइट बेस्ड थर्मल कैपेसिटी, ये भी आपकी रहेगी फाइनेंशियल ईयर 30-35 तक। जो प्रीवियस टारगेट था, ठीक है, थर्मल का, वो आपका था 283 गीगावाट का बाय द फाइनेंशियल ईयर 32। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2032 तक। फाइन। इंडिया का जो आपका एम है, किस चीज का एम है कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी गोल इंडिया का है, कौन से ईयर तक? 2030 तक। और नेट जीरो टारगेट इंडिया का कब तक है? 2070 तक। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी फॉर विच इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंप्लीटेड द मैकेनिकल वर्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो आपका जो बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी है ये कहाँ पे है? ये आपके लोकेटेड है असम के नुमालीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? असम के नुमालीगढ़ में। एंड ये जो आपका प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के तहत एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो आपकी रहेगी वो रहेगी 49,000 टन्स पर एनम की ऑफ अ बायोएथनॉल, 11,000 TPA फॉर एसिटिक एसिड, 19,000 TPA फॉर फॉरफरल रॉ मटेरियल। ओके, नाउ जो ये बायो रिफाइनरी आपकी है, न्यू बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है, इसमें बेसिकली जो आपका मैकेनिकल वर्क है वो किसने किया है? EIL ने, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने किया है। अंडर विच मोड? अंडर EPCM मोड, एग्जीक्यूशन, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट मोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री साइन MOUs विद मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर टू एनहांस जॉब एक्सेस एंड करियर गाइडेंस थ्रू नेशनल करियर सर्विस पोर्टल फॉर यंग जॉब सीकर्स? तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली आपका जॉब एक्सेस बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए अभी टाई अप किया है मेंटोर टुगेदर एंड क्विकर के साथ? तो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसने MOU साइन किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में। और इसी टाइप के आपके जो MOUs है ये मिनिस्ट्री करती रहती है, जैसे पिछले साल इन्होंने अमेजॉन, स्विगी के साथ भी इस टाइप का आपका अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक और चीज जो हाईलाइट की गई थी मनसुख मंडाविया द्वारा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट थी, द फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025। इसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो आपका कितना है? 2% चल रहा है। ठीक है, जो आपका कम है अगर हम बात करें G20 नेशंस की, तो इनमें इंडिया का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कम है। ओके, नाउ अब यहाँ पे मेंटोर टुगेदर जो है इन्होंने टारगेट लिया है 2 लाख यूथ का। ठीक है, ये 2 लाख यूथ जो हैं, ठीक है, 1 लाख तो आपके NCS जॉब सीकर्स हो गए और दूसरा 1 लाख PM VBRY एंट्रेंट जो हैं, ठीक है, इनको ये टारगेट करेंगे। ठीक है, साथ में ही ये पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग जो है वो प्रोवाइड करेंगे 24,000 प्लस ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स को। इसके अलावा यहाँ पे जो क्विकर है इन्होंने बोला है दे विल इंटीग्रेट ओवर 1,200 डेली जॉब लिस्टिंग फ्रॉम क्विकर जॉब्स टू दी NCS पोर्टल। ठीक है, ये ऐड करेंगे NCS पोर्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन सितंबर द टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी साइन अ बैंक अश्योरेंस अग्रीमेंट विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू एक्सपैंड इंश्योरेंस एक्सेस अक्रॉस रूरल एंड अर्बन एरियाज? तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है इस कंपनी ने बैंक अश्योरेंस टाइप किया है आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये इसका मेन एम क्या है कि ये अपना इंश्योरेंस एक्सेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ाएं। ठीक है, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, इसके करंट MD एंड CEO हैं P वसुदेवन। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2016 में स्टैब्लिश किया गया था। वहीं पे टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस की बात करें, इसके MD हैं अमित गनोरकर। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और स्टैब्लिश किया गया था इन द ईयर 2001।
Now next आपको क्वेश्चन है, which country signed a MOU with Sri Lanka to establish a new accident and emergency unit in Mannar, Sri Lanka? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने श्रीलंका के साथ आपका टाई अप किया है, आपकी MOU साइन की है, एग्रीमेंट साइन की है स्टैब्लिश करने के लिए एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी यूनिट? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिया ने यहाँ पे ये MOU साइन किया है और इस MOU के तहत 600 मिलियन श्रीलंकन रुपीस की जो फंडिंग है वो इंडिया ने श्रीलंका को की है एंड ये आपका जो है रीपे नहीं किया जाएगा, ठीक है। आप सिग्नेटरीज की बात करें तो इंडिया की तरफ से संतोष शाह जो हाई कमिश्नर है इंडिया टू श्रीलंका के, एंड डॉक्टर अनिल जय सिंह जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मास मीडिया के श्रीलंका से, इनके बीच में ये अग्रीमेंट साइन हुआ था, ठीक है। Now next question है, the Unique Identification Authority of India, that is UIDAI, has partnered with which company to enable Aadhaar based customer verification through satellite communication technology? तो recently UIDAI ने जो है आपका पार्टनरशिप किया है USA की Starlink Satellite Communication Private Limited के साथ, ठीक है, ताकि आधार बेस्ड कस्टमर वेरिफिकेशन किया जा सके, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। Now next आपको क्वेश्चन है, which organization signed a MOU with the National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation to empower over 30,000 tribal students in एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल? तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अग्रीमेंट साइन किया है नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ for empowering 30,000 over 30,000 tribal students under which initiative? एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इनिशिएटिव। तो इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इट इज योर कोल इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे इस MOU के तहत एम्पावरिंग की जाएगी ट्राइबल स्टूडेंट जो एनरोल किए गए हैं अक्रॉस 76 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में विच आर लोकेटेड इन दी छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, ठीक है। नाउ अंडर दिस कोलैबोरेशन कुछ सुविधाएं जो है, कुछ सर्विसेज, रिसोर्सेज एंड सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे 1200 कंप्यूटर एंड 1200 UPS यूनिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, 110 टेबल्स, 420 सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही करियर काउंसलिंग एंड मेंटोरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी ओवर 6200 स्टूडेंट्स को विच आर स्टडिंग इन क्लास 10 एंड 12, ठीक है। इसके साथ ही CIL जो है इन्होंने सैंक्शन किए है 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ओके। नेक्स्ट इज द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड organization, that is EPFO, recently increased the ex gratia benefit under its death relief fund for central board employees to what amount effective from 1st April 2025। तो recently EPFO ने क्या किया है, अभी आपका जो है एक्स ग्रेशिया जो है, एक्स ग्रेशिया बेनिफिट जो है वो आपका बढ़ा दिया है। बेसिकली ये अमाउंट होता है जो जैसे फॉर एग्जांपल कि कोई सेंट्रल बोर्ड एम्प्लॉई है, उसका डेथ हो जाता है, आफ्टर दैट एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है वो उसकी फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है। जो भी नॉमिनी होगा, ठीक है, तो वो उनको दिया जाएगा। अब ये आपका बढ़ा दिया गया है, ये कर दिया गया है 15 लाख। पहले ये कितना था? पहले ये आपका 8,80,000 था, ठीक है। अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया? 15 लाख कर दिया है। इसी के साथ एक और चीज यहाँ पे इन्होंने बोली है कि EPFO ने इंक्रीज किया है एक्स ग्रेशिया अमाउंट, मतलब ये इंक्रीज करेगी एक्स ग्रेशिया अमाउंट बाय 5% एनुअली, और ये लागू होगा 1 अप्रैल 2026 से टू एडजस्ट फॉर द इन्फ्लेशन एंड लिविंग कॉस्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अनवील 3 ऑफिशियल मैस्कॉट फॉर 2026 वर्ल्ड कप, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस द मैस्कॉट विद इट्स होस्ट कंट्री? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? क्लच। बाल्ड ईगल जो आपका है ये USA का मैस्कॉट है। जायू जो जगुआर है मेक्सिको का मैस्कॉट है। मैपल मूस ये आपका कनाडा का मैस्कॉट है। ये सारे ही सही है या A और B सही है आपके सिर्फ? तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज A, B एंड C, मतलब ये सारे आपके सही है A, B एंड C। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। और इसमें ये भी नोट करना है, बाल्ड ईगल जो है ये आपका नेशनल बर्ड है USA का, ठीक है। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इमेज इनके देख सकते हैं, कनाडा का मैस्कॉट, ठीक है। देन ये आपका जो है मैक्सिको मैस्कॉट है और ये USA का है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप ये 3 कंट्री होस्ट कर रही हैं, US, मैक्सिको एंड कनाडा। ये 26 जून से लेके 19 जुलाई तक आपका रहेगा 2026 में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, रिसेंटली इन अगस्त साउथ इंडियन बैंक लॉन्च द गोल्ड लोन
प्रोडक्ट जिसका नाम है SIB गोल्ड एक्सप्रेस। ये इन्होंने लॉन्च किया है, जो ऑफर कर रहा है लोन टू वैल्यू ऑफ अप टू -% ऑफ अ गोल्ड असिस्ट वैल्यू एंड द रीपेमेंट पीरियड ऑफ अप टू 3 ईयर। तो रिसेंटली SIB ने, साउथ इंडियन बैंक ने SIB नाम का एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, SIB गोल्ड एक्सप्रेस नाम का, जिसमें 90% तक का यहाँ पे जो आपकी गोल्ड असिस्ट वैल्यू है उतना आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, और इसका रीपेमेंट पीरियड होगा अप टू 3 ईयर्स का। और लोन की अगर हम बात करें, लोन रेंज की, तो ये 25,000 से 25 लाख तक आपकी रहेगी। फाइन। Now next आपका क्वेश्चन है, what is the name of a scholarship program that was launched by the National Highways Authority of India in partnership with Vertis Infrastructure Trust to support the higher education of children of a toll plaza employees। तो रिसेंटली एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट का मेन एम है कि जो आपके टोल प्लाजा पे एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप्स दी जाएं, ठीक है। तो इस स्कॉलरशिप के तहत जो आपके 11वीं क्लास के बच्चे हैं टिल दी अंडर ग्रेजुएट, उनको 12,000 की यहाँ पे फाइनेंशियल जो अमाउंट है, ठीक है, वो दिया जाएगा। और ऐसे ही आपका जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले बच्चे जो होंगे, ठीक है, 50 बच्चे ऐसे जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे उनको 50,000 का अमाउंट जो है एनुअली दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इस प्रोजेक्ट का मेन एम है, और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है प्रोजेक्ट आरोहण, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। फाइन। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था संतोष कुमार यादव, जो चेयरमैन है NHAI के, एंड जफर खान, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एंड जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के। क्लियर है। नाउ थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो ये प्रोजेक्ट है इसे इम्प्लीमेंट कौन करेगा, भारत केयर इनिशिएटिव, जो आपका SMEC ट्रस्ट का है, ठीक है। इसके तहत मतलब इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज के लिए बेसिकली 1 करोड़ का अमाउंट जो है वो एलोकेट किया गया है, और फर्स्ट फेज आपका जुलाई 2025 से मार्च 2026 तक रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, 12,000 का अमाउंट जो है एनुअली यहाँ पे दिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2026 में, ठीक है। 500 स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा। वहीं पे 50 आपके जो ब्राइट स्टूडेंट होंगे पोस्ट ग्रेजुएशन के, उनको पोस्ट ग्रेजुएट वाले, उनको 50,000 का अमाउंट यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीस्ट्रक्चर्ड PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दैट इज PM स्वनिधि स्कीम अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो रिसेंटली PM स्वनिधि में कुछ चेंजेस किए गए हैं, वो हम चेंजेस देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आपका कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नया लेंडिंग पीरियड आपका जो है वो बताया गया है। बेसिकली जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है। पहले ही आपकी 31 दिसंबर 2024 तक आपकी जो है रही थी, उसके बाद अभी इसे 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कब तक एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। दूसरा, बजटरी एलोकेशन यहाँ पे किया गया है 7,332 करोड़ का। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है ये बेनिफिट करेगा 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को, मतलब जो एक्सटेंड यहाँ पे किया गया है स्कीम का, तो ये बेनिफिट करेगा 1.15 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स को। इसके साथ यहाँ पे जो लोन लिमिट्स थी उनको इंक्रीज किया गया है। जैसे पहले ट्रेंचे में आपकी 10,000 अमाउंट दी जाती थी, अब यहाँ पे 15,000 कर दिया गया है इसे। फिर आपका 20,000 से जो आपकी सेकेंड ट्रेंच होती थी उसमें 20,000 होता था, अब इसे बढ़ा के आपका जो है 25,000 कर दिया गया है। और थर्ड वाली जो है ये आपकी सेम रखी गई है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्रेडिट एक्सेस फैसिलिटी जो है, मतलब UPI लिंक्ड रुपे कार्ड जो है वो भी अब यहाँ पे दिया जाएगा, विच ऑफर्स इंस्टेंट क्रेडिट एक्सेस टू बिजनेस एंड पर्सनल नीड्स ऑफ योर बेनिफिशियरी, राइट। नेक्स्ट है डिजिटल कैशबैक इंसेंटिव, यहाँ पे आपका लाया गया है अप टू 1,600 का रिटेल और होलसेल UPI ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी यहाँ पे बेसिकली जो ऑफर है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इन ट्रांजैक्शंस पे कैशबैक जो है कैशबैक अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। फाइन। नाउ क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। पहले आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम जो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया। अभी हमने पूरा पढ़ लिया, ठीक है। उसके बेसिस पे आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है कौन सा इनमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि जो लेंडिंग पीरियड है स्कीम का वो एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2030 तक।
दूसरा पॉइंट बोल रहा है टोटल बजटरी प्रोविजन आपका दिया गया है 7,332 करोड़ का। तीसरा कह रहा है फर्स्ट लोन ट्रेंचे जो है वो इंक्रीज किया गया है आपका 10,000 से 20,000। फिर फोर्थ कह रहा है बेनिफिशियरी जो है ये एक्सेस कर पाएंगे यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड को। एंड लास्ट सेज कैशबैक इंसेंटिव्स ऑफ अप टू 1,600 विल बी प्रोवाइडेड टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मतलब बाकी कौन कौन से सही हो गए आपके, इट इज योर 1, 2, 4 एंड 5। तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4 एंड 5 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। फाइन, और करेक्शन यहाँ पे क्या होगा 10,000 से ये आपकी 15,000 की गई है। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं। पीएम स्वनिधि स्कीम जो है कब लाई गई थी, 2020 में ये लॉन्च की गई थी, और इसे इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, अब इसके साथ एक और चीज जो नोट करनी है कि इस स्कीम को पीएम अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिला था 2023 में फॉर इनोवेशन इन सेंट्रल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आपका यहाँ पे एक और अवार्ड इसे मिला है सिल्वर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन गवर्नेंस प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द ईयर 2022। ठीक है, 2022 के लिए। ओके, तो ये दोनों अवार्ड्स इस स्कीम को मिले हैं। साथ में ही यहाँ पे अचीवमेंट्स की बात भी कर लेते हैं स्कीम की। तो पहला है टोटल लोन डिसबर्स जो किए गए हैं एज ऑफ 30 जुलाई 2025, ये आपके हैं ओवर 96 लाख लोन्स। ठीक है, टोटल अमाउंट आपका है 13,797 करोड़ का। फिर बेनिफिशरीज जो इसमें कवर्ड है आपके, इट इज मोर देन 68 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। फाइन, डिजिटल एम्पावरमेंट की बात करें तो डिजिटली एक्टिव वेंडर्स कितने हैं, नियरली 47 लाख हैं। ठीक है, टोटल डिजिटल ट्रांजैक्शन यहाँ पे ओवर 557 करोड़ का हुआ है, और ट्रांजैक्शन वैल्यू आपकी यहाँ पे रही है 6.09 लाख करोड़ की। ठीक है, और टोटल कैशबैक अर्न इट इज योर 241 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इन पार्टनरशिप विद सिडबी हैज लॉन्च द उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमई। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने सिडबी के साथ पार्टनरशिप की है लॉन्च करने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म को फॉर डिजिटल फर्स्ट उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर एमएसएमईज। मतलब एमएसएमईज अब जो है डिजिटली ही अपने आप को रजिस्टर कर पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज फोन पे के साथ आपका जो है पार्टनरशिप हुआ है सिडबी का। एंड यहाँ पे जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं वो अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, वंस दे आर रजिस्टर्ड इनको उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट डिजिटली ही प्राप्त हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द थीम ऑफ 69th IAEA जनरल कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कॉन्फ्रेंस, जो आपके वियना ऑस्ट्रिया में हुई थी। तो इसकी थीम आपको आइडेंटिफाई करनी है। तो इसकी थीम क्या थी, लिवरेजिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, सो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। फाइन, अब जो ये आपकी कॉन्फ्रेंस थी इसका वेन्यू था वियना इंटरनेशनल सेंटर ऑस्ट्रिया में। इसका मेन पर्पस क्या था, रिव्यू करना, अप्रूव करना IAEA बजट, डिस्कस करना न्यूक्लियर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। ठीक है, ये इसका मेन पर्पस था। अब इंडिया को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था जो चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन के डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। इन्होंने एक डिलीवर किया है स्टेटमेंट, नेशनल स्टेटमेंट, कमिटमेंट टू पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। एंड इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है इसका टारगेट है 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर बाय 2047। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे मेंशन की थी। इसके अलावा यहाँ पे इस इवेंट के आपके जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट किए गए थे यहाँ पे एम्बेसडर ऑफ स्लोवाकिया टू IAEA, जिनका नाम है पीटर बुरियन। ठीक है, वाइस चेयर आपके अपॉइंट हुए हैं ईरान, अर्जेंटीना, फ्रांस, इवोरी कोस्टा, मंगोलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, USA से। ठीक है, देन एक और आपकी न्यूज है कि मालदीव आपका नया मेंबर बना है IAEA का, एंड टोटल मेंबर अब 181 हो गए हैं। ठीक है, इसके अलावा IAEA बोर्ड ऑफ गवर्नर इलेक्शन आपके यहाँ पे जो हुए थे, इन्होंने इलेक्ट किया है 11 कंट्रीज को। ठीक है, फॉर 2025-2027 टर्म, जिसमें बेल्जियम, चिले, जॉर्डन, लिथुआनिया, नाइगर, पेरू, फिलीपींस, पोर्चुगल, रोमानिया, सऊदी अरेबिया, टोगो शामिल हैं। और आउटगोइंग मेंबर्स में आपका ब्राजील, कनाडा, चाइना, इजिप्ट, फ्रांस, इंडिया, इटली, जापान, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, UK, ये सारे शामिल हैं।
ठीक है। स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो IAEA जो है इसके डीजी है राफेल मेरियानो ग्रॉसी, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है और 1957 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड एंड फ्लैग ऑफ मारुति Suzuki's first made in India global battery electric vehicle during his Gujarat visit. What is the name of this electric vehicle? तो रिसेंटली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मारुति सुजुकी का वो इनॉग्रेट किया है पीएम मोदी जी ने, जिसका नाम है ई वितारा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ पीएम मोदी जी ने फ्लैग ऑफ किया था सुजुकी मोटर प्लांट इन दी हंसलपुर अहमदाबाद। ठीक है, नाउ कुछ और पॉइंट्स आपके जो रिलेटेड हैं पीएम मोदी जी के विजिट थे, मतलब गुजरात विजिट से, जैसे इन्होंने डेडिकेट किया था नेशन को रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ ₹1400 करोड़। ठीक है, पहला इसमें आता है मेहसाना टू पालनपुर रेल लाइन, ठीक है, जिसका आपका लेंथ है 65 किलोमीटर्स का। देन गॉज कंजर्वेशन कलोल टू काडी टू कतोसन, इसका लेंथ आपका 37 किलोमीटर्स का है। देन बिचराजी टू रानुज, जिसका लेंथ है आपका 40 किलोमीटर्स का। एंड नेक्स्ट है ट्रेन सर्विसेज, इन्होंने फ्लैग ऑफ की थी पैसेंजर ट्रेन आपकी कटोसन रोड टू साबरमती एंड कार लोडेड फ्राइट ट्रेन, ये आपका है फ्रॉम बिचराजी। ठीक है, देन इन्होंने इनॉग्रेट किया था वाइडनिंग ऑफ विरंगम टू खुदाद टू रामपुरा रोड। ठीक है, 6 लेन अंडर पासिस ऑन अहमदाबाद मेहसाना पालनपुर कॉरिडोर। देन रेलवे ओवरब्रिज इन्होंने इनॉग्रेट किए थे अहमदाबाद टू विरामगम स्ट्रेच। ठीक है, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था वाइडनिंग ऑफ सरदार पटेल रिंग रोड इन अहमदाबाद एंड अर्बन प्रोजेक्ट्स फॉर वाटर एंड सीवेज सिस्टम्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया था उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट्स अहमदाबाद मेहसाना एंड गांधीनगर में। फिर इन्होंने इनॉग्रेट किया था स्लम रीडेवलपमेंट। ठीक है, इन्होंने प्रोजेक्ट्स आपके इनॉग्रेट किए थे रिलेटेड टू स्लम रीडेवलपमेंट एट दी रामापेर नो तेक्रो अंडर दी प्रधानमंत्री आवास योजना। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था न्यू स्टैंप एंड रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग का अहमदाबाद में एंड स्टेट लेवल डेटा स्टोरेज सेंटर का गांधीनगर में। ठीक है, इसी के साथ एक और इनॉग्रेशन है आपका हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड प्रोडक्शन का इन दी TDS लिथियम आयन बैटरी प्लांट, जो जॉइंट वेंचर है आपका, मतलब TDS जो है जो जॉइंट वेंचर है तोशिबा डेंसो एंड सुजुकी का। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे ये भी बोला गया है आने वाले 5-6 सालों में सुजुकी जो है $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है which city was ranked as a best performing city in category 1 under the Swachh Vayu Sarvekshan 2025, which is a clean air survey conducted under the National Clean Air Program, that is NCAP। तो रिसेंटली आप हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये अवार्ड्स दिए गए थे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025, और यहाँ पे कैटेगरी 1 में आपका टॉप किया है इंदौर ने। ठीक है, किसने टॉप किया है? इंदौर ने इसे टॉप किया है। ये जो आपका वायु सर्वेक्षण है, जो आपका क्लीन एयर सर्वे है, ये इसकी शुरुआत 2020 में की गई थी। ठीक है, किसने की थी? हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और एक तरह से ये एक हेल्दी कंपटीशन है बिटवीन दी सिटीज, जहाँ पे हमारी जो डिफरेंट सिटीज है वो ऐसे मेजर्स ले, ऐसे एक्शंस ले कि हमारी जो एयर क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो। तो एक तरह का ये हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कैटेगरी आपकी होती है। अभी हमने पढ़ा कैटेगरी 1 के तहत कौन सा बेस्ट परफॉर्मिंग सिटी आपका रहा है, वो इंदौर रहा है। ठीक है, तो कैटेगरी किस पे बेसिस है? पॉपुलेशन पे बेस्ड है आपकी। तो पॉपुलेशन ओवर 10 लाख जो है ये कैटेगरी 1 में आता है। कैटेगरी 2 बताती है पॉपुलेशन बिटवीन 3 to 10 लाख एंड कैटेगरी 3 में आता है पॉपुलेशन अंडर 3 लाख। तो आपकी पॉपुलेशन पे बेस्ड 3 कैटेगरी यहाँ पे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के लिए बनाई गई हैं। और इस बार आपका मतलब जो ये सर्वे है ये आपका कितनी सिटीज में हुआ था? 130 सिटीज में कराया गया था। ठीक है, नाउ स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड की बात कर रहे हैं तो हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी, इनके द्वारा ये अवार्ड दिए गए थे। एंड ये इवेंट हुआ था स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड एंड वेटलैंड सिटीज रिकॉग्निशन सेरेमनी 2025 की। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये हुई थी एंड हमारी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। ये क्लियर हुआ। नाउ अब बात कर लेते हैं तीनों कैटेगरी में कि इनमें तीनों कैटेगरी में जो है
फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन था, ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण अवार्ड में कैटेगरी 1 में हमने अभी पढ़ा इंदौर ने टॉप किया है, सेकंड नंबर पे जबलपुर था, ठीक है, फ्रॉम एमपी ओनली। थर्ड पे आपका है आगरा एंड सूरत, ठीक है। नेक्स्ट है कैटेगरी 2, इसमें आपका फर्स्ट नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश से अमरावती, सेकंड नंबर पे टाई था झांसी और मुरादाबाद के बीच में, थर्ड पे आपका अलवर राजस्थान, ठीक है। देन थर्ड कैटेगरी में टॉप किया है देवास फ्रॉम एमपी, सेकंड में है हिमाचल का परवानो, ठीक है, थर्ड पे आपका है अंगुल फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है। स्कोर की बात करें तो इंदौर का आपका 200 स्कोर था और इसे कैश प्राइज मिला था 1.5 करोड़ का, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जिसके तहत ये आपका जो सर्वे है वो किया जाता है, ठीक है। इस प्रोग्राम को 2019 में लॉन्च किया गया था। ये 5 साल का आपका 5 ईयर प्लान था, जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। किस चीज़ के लिए? रिड्यूस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को हमारी सिटीज़ में, ठीक है। इसका एम था कि हम अचीव करें रिडक्शन इन पर्टिकुलेट मैटर, दैट इज MP 10 लेवल अप टू 40% बाय 2025-2026 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर्स क्या लिए गए थे अंडर द NCAP, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेजर्स लिए थे अंडर दिस प्रोग्राम। फंडिंग जो एलोकेशन की गई थी वो आपकी थी 20,130 करोड़ की, ठीक है, फॉर हाउ मेनी सिटीज? 130 सिटीज, ठीक है। दूसरा यहाँ पे परफॉर्मेंस लिंक्ड ग्रांट दिया गया था 13,237 करोड़ का, ठीक है, फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट आता है टोटल इन्वेस्टमेंट जो 130 सिटीज में हुई है। अगर बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स की तो इसके थ्रू 73,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज की बात करें तो इनका इन्वेस्टमेंट था 82,000 करोड़ का एंड टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 1.55 लाख करोड़ का, ठीक है। नाउ NCAP की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो अभी क्या प्रोग्रेस है इस प्रोग्राम के तहत? तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके PM 10 लेवल्स पे, जो हमारा एम था, बट 130 में से 103 सिटीज में ही ये इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। 64 सिटीज ऐसी थी जहाँ पे 20% रिडक्शन हमें देखने को मिला है PM 10 लेवल्स में एंड 25 सिटीज में 40% का यहाँ पे हमें जो है चेंज देखने को मिला है, ठीक है। Now next question है, who has been appointed as a chairperson of a National Stock Exchange of India Limited, that is NSE, as approved by the SEBI, ठीक है। SEBI ने अभी अप्रूवल दिया है श्रीनिवास इंजेती जो है इनको एज अ चेयरपर्सन ऑफ NSE, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इन्होंने सक्सीड किया है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी को, ठीक है। अब बात कर लेते हैं NSE की। तो NSE के करंट MD एंड CEO कौन है? आशीष कुमार चौहान, और हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं श्रीनिवास इंजेती की, ठीक है। अब इनकी प्रीवियस जो जॉब्स थी उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। इन्होंने एज अ फाउंडिंग चेयरपर्सन सर्व किया है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी में, IFSCA, ठीक है, इसमें 2020 से 2023 के बीच में। इसके अलावा ये आपके डायरेक्टर जनरल भी थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के। देन इन्होंने एज अ डायरेक्टर वर्क किया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के अंदर, फिर LIC बोर्ड एंड इसका जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड था इसमें भी 1998 से 2003 के बीच में एज अ डायरेक्टर वर्क किया इन्होंने। एंड ये चेयरपर्सन भी रहे हैं नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी के, ठीक है। तो ये सारे इनके प्रीवियस जो थे वर्किंग थी, ओके। नेक्स्ट है, वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक जो है ये इनॉग्रेट किया गया है दिल्ली के मेड्स में, ठीक है। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस जो है यहाँ पे आपका इसे इनॉग्रेट किया गया है। इसके अलावा जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली के पंकज कुमार सिंह, इन्होंने कैशलेस वी ऑफिस वर्चुअल ऑफिस जो है वो भी इनॉग्रेट किया है फॉर द दिल्ली डेंटल काउंसिल एट मेड्स न्यू दिल्ली, ठीक है। इसके यहाँ पे बेनिफिट क्या होंगे कि एक तो प्रोसीजर कॉस्ट जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लगभग 25% ही आपकी, एटलीस्ट 25% की आपकी कम हो जाएगी। साथ में ही पेशेंट जो हैं उनको एक्सपेंसिव ग्राफ्ट जो है वो खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी फ्रॉम दी ओपन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी साइन एन MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन विद इंडियन आर्मी इन सिक्किम टू डेवलप अ इको जोन फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट थ्रू इट्स बॉटल फॉर चेंज प्रोग्राम? तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने ये MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन साइन किया है इंडियन आर्मी के साथ, ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर पाए, ठीक है, ताकि ये प्रमोट करें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, क्लीनर और ग्रीनर फ्यूचर के लिए, ठीक है।
तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा बिस्लरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ये MOU एंड लेटर ऑफ एसोसिएशन जो है वो साइन किया गया है इंडियन आर्मी के साथ। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड अ सब्सिडी ऑफ रुपीज डैश पर 14.2 kg LPG cylinder for up to 9 refills per year and rupees 2,200 government support per connection for प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना बेनिफिशरीज इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो रिसेंटली हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने 300 रुपए की सब्सिडी देने की यहाँ पे बात की है। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे अगर हम बात करें स्टेट वाइज प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, अगर हम प्रोग्रेस की बात करें, ये डेटा आपका है आज ऑफ दिसंबर 2024। ठीक है, तो हाईएस्ट यहाँ पे जो स्टेट रहा है ये है आपका उत्तर प्रदेश, फॉलोड बाय बिहार, देन थर्ड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है, फोर्थ पे आपका मध्य प्रदेश एंड फिफ्थ पे आता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, टॉप 5 स्टेट्स ये आपके थे। नाउ बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था कि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है वो हम प्रोवाइड करें। ठीक है, जो आपकी रूरल एंड पुअर फैमिलीज है बेसिकली। ठीक है, और स्पेशली ये स्कीम लाई गई थी विमेंस के लिए। ओके, इसकी शुरुआत आपकी कहाँ से की गई थी? उत्तर प्रदेश से की गई थी। उत्तर प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया था। ओके, एंड नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ दिस स्कीम। एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले विमेन जिसकी एज आपकी 18 ईयर्स है, ठीक है, ये एलिजिबल है। इनके पास कोई और अदर LPG कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि आपकी अडल्ट विमेन जो बिलोंग करती हैं SC ST, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, इन सब कैटेगरीज से, देन दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इसके साथ ही ये जो हमारी स्कीम है ये सपोर्ट कर रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, मतलब इसने आपका एडवांस बेसिकली कंट्रीब्यूट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 में, विच डिस्क्राइब्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 जेंडर इक्वालिटी, SDG 7 अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एंड SDG 13 विच प्रमोट क्लाइमेट एक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड अ लोन ऑफ 212.64 million US dollar for which project aimed at strengthening coastal resilience and promoting sustainable development in Tamil Nadu and Karnataka। तो recently वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है, ठीक है, इनके साथ आपका एक डील साइन हुआ है तमिलनाडु एंड कर्नाटका की। ठीक है, और इसके तहत यहाँ पे 212.64 मिलियन US dollar का जो लोन है वो वर्ल्ड बैंक बोर्ड जो है हमें देगा। ठीक है, तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए। और किस प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग जो है दी जा रही है? शोर प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा सकता है। इट इज स्ट्रेंथनिंग कोस्टल रेसिलेंस एंड द इकोनॉमी। ठीक है, शोर प्रोजेक्ट ये है, और ये जो प्रोजेक्ट है ये फोकस करता है इन द इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड जनरेशन में। ठीक है, तो ये शोर प्रोजेक्ट के तहत ये फंडिंग जो है वो हमें, मतलब वो तमिलनाडु और कर्नाटका के लिए आपकी दी जा रही है। ठीक है, अब इसमें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का पार्ट आपका है IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका हमें फंडिंग दे रहा है। ठीक है, एंड इसका जो लोन टेन्योर है वो कितना होगा? 23 साल का आपका होगा, जिसमें आपका इंक्लूडेड है ग्रेस पीरियड ऑफ 6.5 ईयर्स। ठीक है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन होगी? तमिलनाडु में ये आपकी रहेगी तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी, कर्नाटका में कर्नाटका इको रिस्टोरेशन सोसाइटी। और ये दोनों स्टेट्स जो हैं ये स्टैब्लिश करेंगे स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट्स अंडर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, पब्लिक वर्क्स, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर। ठीक है, अब शोर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के तहत आपकी 1 लाख लोगों की जो है ट्रेनिंग कराई जाएगी, जिसमें से 70,000 विमेंस आपकी होंगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कंजर्वेशन एफर्ट्स आपके करे जाएंगे, मतलब 30,000 हेक्टेयर्स का जो सी स्केप है आपका उसको कंजर्व किया जाएगा। इसके अलावा प्लास्टिक पॉल्यूशन रिडक्शन जो है उसके लिए अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ पे कराए जाएंगे। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इजराइल केमिकल लिमिटेड हैज पार्टनर्ड विद विच इंडियन कंपनी टू लॉन्च सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशन इन इंडिया। तो रिसेंटली इजराइल केमिकल लिमिटेड जो है इन्होंने पार्टनरशिप की है बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशंस के साथ, ताकि इंडिया में सॉइल एंड क्रॉप हेल्थ सॉल्यूशंस लाए जा सके, लॉन्च किए जा सके। ठीक है, अब मेन फोकस इस पार्टनरशिप का रहेगा इम्प्रूव करने में फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसी। बेसिकली हमारी जो इंडिया की सॉइल है उसमें फॉस्फोरस और जिंक अवेलेबल तो है, बट इस फॉर्म में नहीं है कि हमारे जो प्लांट्स हैं, हमारी जो क्रॉप है उसे इनटेक कर सके, उसे एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बायो प्राइम एग्री सॉल्यूशन है, इनका एक प्लेटफॉर्म है बायोनेक्सस नाम से। ठीक है, इस बायोनेक्सस प्लेटफॉर्म ने एक स्ट्रेन यहाँ पे जारी किया है। ठीक है, ये क्या करेगा, एक तरह से माइक्रोब, और ये आपका सॉल्यूबल है। दैट मीन्स कि ये सॉइल में जब जाएगा तो जो आपका जिंक या फॉस्फोरस जो किसी कॉम्बिनेशन में मिलता है, ज़्यादातर फॉस्फोरस जो है वो आपका आयरन या एल्यूमिनियम के साथ कॉम्बिनेशन में मिलता है, तो इसका काम क्या रहेगा आपका जो इन्होंने स्ट्रेन लॉन्च किया है इसका काम रहेगा ये जिंक और फॉस्फोरस को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके इजीली, और इस चीज़ से क्या होगा कि हमारी जो क्रॉप है वो और अच्छी और बेहतर जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, और साथ में ही हमारा जो मिट्टी है वो और उपजाऊ भी बनेगी। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुआ। तो मेन फोकस क्या रहेगा, फॉस्फोरस और जिंक की एफिशिएंसीज को बढ़ाना। अब इससे फार्मर्स को फायदा होगा। ठीक है, क्या फायदा होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो इम्प्रूव होएगा, हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमाइज रिसोर्सेज यहाँ पे होंगे। ठीक है, और फर्टिलाइजर वेस्टेज जो है वो कम होगी यहाँ पे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया साइन अ म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स विद विच कंट्री एट वाणिज्य भवन। तो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया ने म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट साइन किया है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी। इसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंडिया की तरफ से APEDA जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है, एंड ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड फॉरेस्ट्री इसे जो है इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया के ऑर्गेनिक एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया की फाइनेंशियल ईयर 2025 के, तो इसकी वैल्यू आपकी रही है $8.96 बिलियन की। वॉल्यूम की बात करें इट इज 2781.58 मेट्रिक टन, और कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे जो हैं आपके भेजे गए हैं। ठीक है, तो इट इज साइलम हस्क, कोकोनट मिल्क, राइस। ठीक है, इनको यहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया है। फाइन। Now next question है, under the India Semiconductor Mission, the Union Cabinet approved the new semiconductor assembly and testing facility in which of the following state? तो रिसेंटली इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जो है इसके तहत आपकी 4 यूनिट्स जो हैं, ठीक है, वो अप्रूव की गई हैं। 4 न्यू सेमीकंडक्टर असेंबली जो है एंड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है वो अप्रूव की गई है यूनियन कैबिनेट द्वारा। कौन से स्टेट्स में, पंजाब में किया गया है, उड़ीसा में किया गया है और आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। दैट इज इन जगहों पे ये यूनिट्स जो है सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग फैसिलिटीज जो हैं वो आपकी स्टैब्लिश की जानी है, उड़ीसा, पंजाब एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, और इसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट लगाने की बात की गई है, 4600 करोड़ की। ओके, नाउ अब इसके साथ जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसमें टोटल आपके 10 प्रोजेक्ट हो गए हैं। 6 पहले से थे, अभी 4 यहाँ पे और जो है अप्रूव किए गए हैं यूनियन कैबिनेट द्वारा। ओके, पहला आपका बात करेंगे उड़ीसा वाले प्लान की। 2 उड़ीसा के प्लान हैं, मतलब 2 उड़ीसा में जो प्रोजेक्ट हैं वो आपके स्टैब्लिश होने हैं। जैसे 6M प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने पार्टनरशिप की है क्लासिक वेफर फैब लैब के साथ फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस यूनिट इन दी भुवनेश्वर उड़ीसा विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ 2066 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 60,000 वेफर्स प्लस 96,000 पैकेज यूनिट्स जो है ये एनुअली से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, प्रोडक्शन कैपेसिटी ये आपकी है। देन 3D ग्लास सोल्यूशन, ये आपका बेसिकली उड़ीसा में उड़ीसा में ये यूनिट जो है वो आपकी स्टैब्लिश की जाएगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 1943 करोड़। ठीक है, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 69,600 ग्लास सबस्टेयर्स प्लस 50 million units plus 13,200
3D मॉड्यूल जो है वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे एनुअली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज CDIL कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो यूनिट है ये आपकी रहेगी पंजाब मोहाली में। ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इसकी है 158.38 मिलियन हाई पावर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश का एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में ये यूनिट का रहेगा और ये सेटअप करेंगे विद एपैक्ट कंपनी लिमिटेड फ्रॉम दी साउथ कोरिया। ठीक है, और इसकी यूनिट रहेगी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी 96 मिलियन यूनिट्स की। ओके, अदर 6 सेमीकंडक्टर यूनिट जो हैं वो इन जगहों पे हैं, ये आप देख सकते हो। ठीक है, एंड जो लास्ट वाली है ये आपकी मई में अप्रूव हुई थी। ठीक है, HCL ग्रुप एंड ताइवानीज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अप्रूवल मिला था सेटअप करने के लिए आपका उत्तर प्रदेश में ये यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच IIT हैज साइन अ लाइसेंसिंग अग्रीमेंट विद इंद्र का क्वांटम टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वर्थ ₹1 करोड़ टू ट्रांसफर इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड सिलिकॉन फोटोनिक्स बेस्ड क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर। तो इनमें से कौन सा IIT है जिसने ये लाइसेंसिंग अग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ? इंद्र का क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ, और इसका आपका वर्थ है 1 करोड़ का। ठीक है, तो इट इज योर IIT मद्रास। फाइन, इससे पहले IIT मद्रास जो है इन्होंने डिलीवर किया था QRNG मॉड्यूल DRDO की यंग साइंटिस्ट लेबोरेटरी को। फाइन, अब यहाँ पे इसको डेवलप कौन करेगा? सेंटर फॉर प्रोग्रामेबल फोटोनिक इंटीग्रेटेड सर्किट एंड सिस्टम इसे डेवलप करेगा फ्रॉम द IIT मद्रास। एंड इस प्रोजेक्ट को लीड करेंगे बिजॉय कृष्णन जो आपके प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एट IIT मद्रास। ठीक है, ही विल लीड दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, रिसेंटली हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने लॉन्च किया है एक बुक। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये बुक लॉन्च की गई थी जो विवेकानंद जी के ऊपर है। इस बुक का नाम है लिविंग द विवेकानंद वे प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर मॉडर्न इंडिया एंड इट इज ऑथर्ड बाय अनन्या अवस्थी एंड निखिल यादव। Next is the Indian Air Force officially retired its iconic MiG-21 फाइटर जेट जो रशियन ओरिजिन सुपरसोनिक जेट है आपका। ठीक है, इसको 1963 में इंडक्ट किया गया था एंड इसको अभी रिसेंटली चंडीगढ़ का जो एयरफोर्स स्टेशन है आपका, ठीक है, वहां पे इसको रिटायर किया गया है। अब क्वेश्चन क्या है कि इसको रिप्लेस कौन कर रहा है? तो इसे रिप्लेस किया जाएगा आपका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का तेजस MK-1A। ठीक है, इसके द्वारा इसे रिप्लेस किया जा रहा है। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक टू माइग्रेट इट्स कॉर्पोरेट वेबसाइट टू secure.bank.in डोमेन। तो रिसेंटली आपका जो है पंजाब नेशनल बैंक जो है वो पहला ऐसा बैंक बना है जिसने अपनी वेबसाइट जो है वो माइग्रेट कर ली है .bank.in डोमेन पे। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर A। RBI ने एक आपका जो है फ्रेमवर्क निकाला था, ठीक है, जिसके तहत 1 अक्टूबर तक सारे जो बैंक्स हैं उनको अपना डोमेन जो है माइग्रेट करना है .bank.in पे। ठीक है, क्यों करना है? बेसिकली ये सिक्योर है, ऐसा RBI ने बोला है, ये सिक्योर है, ये प्रिवेंट करेगा फिशिंग और फ्रॉड जैसी मतलब जो साइबर फ्रॉड्स होते हैं उससे ये बेसिकली हमें प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब PNB का क्या डोमेन हो गया आपका? pnb.bank.in। ठीक है, तो अब सारे बैंकों का जो है इंडियन बैंक जो है उनका डोमेन आपका ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड पिलग्रिम इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर एट वैकुंठम क्यू कॉम्प्लेक्स तिरुमला टेम्पल इन आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन से शख्स हैं, कौन सी पर्सनालिटी है जिनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है? तो इट इज इनॉग्रेटेड बाय दी CM N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, और किस लिए आपका जो है इसको लॉन्च किया गया है? सेफ्टी पर्पस के लिए। ठीक है, अब इससे हम रियल टाइम क्राउड प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, फास्टर क्यूज एनहांस कर सकते हैं, सेफ्टी साइबर थ्रेट मॉनिटरिंग हम इससे कर सकते हैं एट दी तिरुमला। ओके, अब यहाँ पे टेक्नोलॉजी पार्टनर कौन है? क्लाउड स्पॉट एंड निवेडिया इसके टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हैं। ठीक है, साथ में हम यहाँ पे कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? तो इट इज AI मशीन लर्निंग डिजिटल ट्विन मैप जो है वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस ICCC के लिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू स्टॉप यूजिंग फिजिकल एम्बार्केशन फॉर्म। बेसिकली ये जो फॉर्म होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपका जो है भूटान गई, ठीक है, या मैं किसी भी कंट्री में गई हूँ, वहां पे मेरा जाने का क्या पर्पस है, ठीक है, मैं कहाँ पे स्टे कर रही हूँ, मेरा हेल्थ का क्या स्टेटस है, इन सब चीज़ों के बारे में डिसएम्बार्केशन फॉर्म बताता है। और ये फॉर्म ऐसी डिटेल बताता है जो आपके पासपोर्ट में मेंशन नहीं होती है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये फिजिकल फॉर्म जो है आपका वो बंद करेंगे और ऑनलाइन फॉर्म जो है वो चीज़ स्टार्ट करेंगे फॉर द फॉरेन ट्रैवलर्स फ्रॉम विच डेट। तो रिसेंटली 1 अक्टूबर 2025 से ये चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट की है कि 1 अक्टूबर से डिजिटल अराइवल कार्ड जो है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा ट्रैवलर्स द्वारा, ठीक है, इंस्टेड ऑफ द फिजिकल फॉर्म। ओके, विद दिस इंडिया जॉइंस द कंट्रीज जैसे सिंगापुर, यूके, ताइवान, जो ऑलरेडी इस चीज को डिसकंटिन्यू कर चुके हैं, मतलब फिजिकल फॉर्म को ये डिसकंटिन्यू कर चुके हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड साइन एन एमओयू विद विच एयरलाइन फॉर द सप्लाई ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो रिसेंटली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है इन्होंने टाई अप किया है, इन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है आपकी एयर इंडिया के साथ, किस चीज़ के लिए, सप्लाई करने के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। और ये अग्रीमेंट क्यों साइन हुआ है, क्योंकि रिसेंटली जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है इनको रिसीव हुआ है इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट इनको रिसीव हुआ है, आफ्टर दैट इन्होंने ये एमओयू साइन किया है एयर इंडिया के साथ, ठीक है। इनकी जो पानीपत वाली रिफाइनरी है वहां उसको ये सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 37th सेशन ऑफ यूनेस्कोस MAB प्रोग्राम जो पेरिस फ्रांस में हुआ था, विच इंडियन साइट वॉज इंक्लूडेड इन दी वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ब्रिंगिंग इंडियाज टोटल काउंट टू 13। तो रिसेंटली आपका हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो आपका इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, ठीक है। अब ये जो आपका एरिया है, जो रिजर्व स्पैन है, इट इज इन दी 7,770 स्क्वायर किलोमीटर, और ये आपका है लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं और डिटेल की, जैसे 37th सेशन जो आपका हुआ था यूनेस्को का, यूनेस्को इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल फॉर मैन एंड बायोस्फीयर, इसके रिगार्डिंग आपके पॉइंट्स देखते हैं। जैसे यूनेस्को ने डेजिग्नेट किया है 26 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व को अक्रॉस 21 कंट्रीज, और ये 20 सालों में हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके WNBR हैं, ये अब टोटल कितने हो गए हैं, 785 साइट्स इसमें हो गई हैं फ्रॉम दी 142 कंट्रीज, ठीक है। इसके अलावा 6 कंट्रीज ऐसी थी जिनका पहला बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो इस लिस्ट में आया है, जैसे अंगोला, डिजिबूटी, इक्वेटोरियल ग्वेना, आइसलैंड, ओमान, तजिकिस्तान, ठीक है। वेरस साओ टोम एंड प्रिंसिप जो है ये पहले स्टेट बने हैं वर्ल्ड के जिनका पूरी टेरिटरी जो है वो एज अ बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे आपकी जो है बनी है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया ने ऐड किया है 2 नए रामसर साइट, जैसे आपका बक्सर डिस्ट्रिक्ट का है गोकुल जलाशय एंड उदयपुर झील जो आपकी है, ठीक है, राजस्थान से, इनको इंक्लूड किया गया है रामसर साइट में। और टोटल रामसर साइट अब 93 हो गई हैं, जिसका टोटल एरिया अगर हम बात करें तो ये आपका है आपका 13,60,719 हेक्टेयर का, ठीक है। इसी के साथ इंडिया जो है पहली एशिया की कंट्री बनता है और ग्लोबली 3rd नंबर पे है, जिसकी सबसे ज्यादा रामसर साइट्स आपकी हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी है, आपकी यूके की है 176 एंड मैक्सिको की है 144। इसके साथ ही जो 26 नई बायोस्फीयर रिजर्व ऐड की गई हैं उनकी आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड की हुई है सारी, ओके, 26 बायोस्फीयर की लिस्ट। Now next up question है, which Indian energy company recently become first company to join the global RE100 initiative, committing to 100% renewable energy। तो recently जो सुजलॉन ग्रुप है उन्होंने ज्वाइन किया है RE100 इनिशिएटिव को। अब ये इनिशिएटिव है क्या, बेसिकली जो कंपनी इस इनिशिएटिव को ज्वाइन करती है तो उसका जो एंटायरली जो वर्क होता है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे बेस्ड होता है,
मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सुजलॉन ग्रुप जो है, इसकी जो 15 आपकी फर्म्स हैं वो बेसिकली आपकी रन करेंगी रिन्यूएबल सोर्सेस पे। ऐसा इन्होंने बोला है, ये इनका टारगेट है कि 2030 तक ये अपनी फैक्ट्रीज को रिन्यूएबल सोर्सेस से चलाएंगे। ठीक है, अब इनका एक और टारगेट है कि इन्हें अचीव करना है कार्बन न्यूट्रलिटी फॉर इट्स डायरेक्ट एंड परचेज इलेक्ट्रिसिटी एमिशन बाय 2035 एंड इनको पहुंचना है, इनको रीच करना है नेट जीरो अक्रॉस इट्स फुल वैल्यू चेन बाय दी 2040, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। और अभी जो अभी अगर हम बात करें ग्लोबली तो RE100 इनिशिएटिव में आपके 400 से ज़्यादा फर्म्स जो हैं उन्होंने इसे ज्वाइन किया है। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ग्लोबल फाइनेंशियल फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज अ सोल ट्रांजैक्शन एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर डिसइन्वेस्टमेंट इन अ 4 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो रिसेंटली जो आपका गोल्डमैन सैच है इसको अपॉइंट किया गया है एज अ ट्रांजैक्शन एडवाइजर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जो स्टेक्स हैं वो डाइवर्स्ट कर पाए आपके 4 पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। कौन कौन से बैंक हैं, जैसे आपका इंडियन ओवरसीज बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, यूको बैंक एंड आपका पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, इन 4 बैंकों में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इनको डाइवर्स्ट करने हैं अपने 5% स्टेक। ठीक है, 5% स्टेक ईच इन ईच बैंक इन अ 2 ट्रांचे, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इस काम में गोल्डमैन सैच जो है वो मदद करेगा किसकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। ठीक है, इसका काम क्या रहेगा, ये स्ट्रक्चर करेगा डील को, आइडेंटिफाई करेगा इन्वेस्टर को और इंश्योर करेगा कि जो एग्जीक्यूशन है वो स्मूथली हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलैबोरेशन विद द IIT मद्रास लॉन्च इंडियाज फर्स्ट लर्निंग एक्सेलरेटर टू एम्पावर एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स विद AI टूल्स एंड ट्रेनिंग। तो रिसेंटली आपका ओपन AI जो है इन्होंने IIT मद्रास के साथ कोलैबोरेशन किया है एंड यहाँ पे कमिटमेंट किया गया है ओपन AI द्वारा कि ये $5 लाख का अमाउंट जो है, जो फंड है वो IIT मद्रास को देंगे। किस चीज़ के लिए, लॉन्ग टर्म रिसर्च ऑन AI इम्पैक्ट ऑन टीचिंग एंड लर्निंग आउटकम्स एंड कॉग्निशन के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए ये अमाउंट दिया गया है। ठीक है, रिसर्च करने के लिए। ओके, नाउ ओपन AI की बात करें, इसके करंट CEO हैं सैम एल्टमैन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और इसे 2015 में आपका एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज ओपन AI ने, अभी हमने पढ़ा कि 5 साल के लिए इन्होंने जो है फंड यहाँ पे कमिट किया है। इसके अलावा ओपन AI जो है अपना फर्स्ट ऑफिस ओपन करेगा इंडिया में इस साल के अंत तक। ठीक है, 2025 में ऐसा बोला गया है। इसके अलावा ओपन AI जो है ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख फ्री चैट GPT लाइसेंस टीचर्स को एंड स्टूडेंट्स को, गवर्नमेंट स्कूल्स के। ठीक है, क्लास 1st to 12th के स्टूडेंट्स ये होंगे, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन इन दी 6 मंथ। ठीक है, 6 महीने की यहाँ पे बात की गई, 6 महीने में ये 5 लाख फ्री चैट GPT लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओपन AI। ठीक है, इसके अलावा राघव गुप्ता जो है, जो आपके फॉर्मर MD थे कोरेसेरा के इंडिया एंड एशिया पैसिफिक के, इनको अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। Now next आपका क्वेश्चन है, recently in August the Union Minister of Health and Family Welfare JP Nadda launched various key public health welfare initiatives in Madhya Pradesh. Identify which of the following option is correct. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा ने एंड जो आपके MP हैं मोहन यादव मध्य प्रदेश के, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया था न्यूली बिल्ड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन श्योपुर एंड सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, इन्होंने लॉन्च किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुष्मान भारत वे वंदना कार्ड्स फॉर 8 lakh senior citizen and handed over PVC cards to 5 elderly beneficiaries during the event. नेक्स्ट है कि इन्होंने लॉन्च किया था आयुष्मान शक्ति स्मार्ट चैटबॉट, एक इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है which enables the citizens to easily access the information and support under the health schemes. इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट आपका बोल रहा है एक न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म आशा संवाद जो है वो आपका लॉन्च किया गया था इस इवेंट में, enabling the health department to directly interact with the ASHA workers, accredited social health activists
worker for 20 minutes every Thursday. And the last says all of the above are correct. तो सारे statements ये आपके correct हैं. Answer here is option number E. ठीक है. इसके अलावा कुछ अग्रीमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे इस इवेंट में साइन किए गए थे बिटवीन दी प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू सेट अप न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस इन 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, बैतूल, पाना, धार एंड कांती. ठीक है, इन डिस्ट्रिक्ट्स में मेडिकल कॉलेजेस सेटअप करने की बात की गई है और इस चीज के लिए अग्रीमेंट यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ साइन हुआ है अंडर दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल. नेक्स्ट है कि यूनियन मिनिस्टर जो है इन्होंने हैंडओवर किया था लेटर ऑफ परमिशन फॉर द एडमिशन ऑफ 100 बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी सीट्स ईच एट दी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जो इन्होंने लॉन्च किए थे, इनॉग्रेट किए थे. ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मैटरनल न्यूट्रिशन अवेयरनेस मटेरियल यहाँ पे जो है रिलीज किया था एंड ही इंट्रोड्यूस द रिवाइज्ड मदर चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड. ठीक है. नाउ next question is, what is the last date to avail the one-time one-way switch facility introduced by the Ministry of Finance for central government employees to move from unified pension scheme to the national pension scheme? तो लास्ट डेट इसकी बताई गई है आपकी 30 सितंबर 2025. ठीक है, कि आप मूव कर सकते हो यूनिफाइड पेंशन स्कीम से नेशनल पेंशन स्कीम में. ओके, अब यहाँ पे कुछ आपके कंडीशंस हैं. जैसे अगर हम स्विचिंग की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर दी यूनिफाइड पेंशन स्कीम ये चूज कर सकता है स्विच टू द नेशनल पेंशन स्कीम एनी टाइम विद इन 1 ईयर बिफोर देयर ऑफिशियल रिटायरमेंट. ठीक है, ये कंडीशंस हैं. या फिर एटलीस्ट 3 months बिफोर द डीम्ड रिटायरमेंट डेट इफ दे आर टेकिंग वॉलंटरी रिटायरमेंट. नेक्स्ट है कौन इसमें एलिजिबल नहीं है. द एम्प्लॉय is dismissed, removed और compulsorily retired as penalty. तो ये इसमें आपके एलिजिबल नहीं है, ये स्विच नहीं कर सकते, ये ऑप्ट नहीं कर सकते स्विचिंग. ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका बोल रहा है once an employee opt to switch, ये आपके दोबारा से स्विच नहीं कर सकते. they permanently lose all UPS benefits. ठीक है. now फोर्थ पॉइंट आपका है एग्जिट प्रोविजन. ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आफ्टर स्विचिंग टू द एनपीएस द एम्प्लॉयज विल सब्जेक्ट टू द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रूल्स, स्पेसिफिकली जो आपका पीएफआरडीए एग्जिट एंड विड्रॉल रेगुलेशन 2015 रूल है. ठीक है. नेक्स्ट है गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करेगी एडिशनल 4% बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट एनपीएस इन्वेस्टमेंट पार्ट. ठीक है, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू द एम्प्लॉयज एनपीएस अकाउंट एट द टाइम ऑफ एग्जिट. ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मतलब ध्यान देने वाला है नहीं. अब बात कर लेते हैं एनपीएस की. एनपीएस कब लॉन्च हुआ था, 1 जनवरी 2004 को ये लॉन्च किया गया था. ठीक है, जिसमें आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे इसके लिए एलिजिबल होते थे. ठीक है, इनिशियली नए गवर्नमेंट रिक्रूट्स जो होते थे वही इसमें आपके उनके लिए ही वैलिड होता था, बट बाद में इसको आपका एक्सटेंड कर दिया गया था सबके लिए. ठीक है, इंक्लूडिंग अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए आपका जो है ओपन कर दिया गया था. एलिजिबिलिटी क्या है कि जो सिटीजन है वो इंडिया का होना चाहिए और उसकी एज 18 से 70 साल के बीच में होनी चाहिए. ये एनपीएस के बारे में है, नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में. देन यूपीएस के बारे में भी देख लेते हैं. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका एज एन ऑप्शन लाया था अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ये इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2025 से. ठीक है, ये आपका ऑपरेट करता है अंडर द एनपीएस आर्किटेक्चर विच इज रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए. कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि एम्प्लॉय जो है वो अपना बेसिक पे का यहाँ पे 10% देता है प्लस डीए यहाँ पे जो होता है. ठीक है, और गवर्नमेंट भी सेम चीज यहाँ पे प्रोवाइड करती है, मतलब जितना एम्प्लॉय ने डाला है उतना ही गवर्नमेंट भी यहाँ पे ऐड ऑन करती है. ठीक है. नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशंस क्या है आपकी. पहली कंडीशन क्या है एश्योर्ड पेंशन की. पहली कंडीशन क्या है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉय है उसने 25 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस कर ली है, देन वो क्वालिफाई होता है 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे फॉर 25 ईयर्स जो उसने लास्ट 12 मंथ में विड्रॉ की होगी. नेक्स्ट एक चीज आ जाती है, अगर एम्प्लॉय जो है उसने लेस देन 25 ईयर किया है बट एटलीस्ट 10 ईयर उसने सर्विस दी है, इन दैट केस वो आपका प्रोपोर्शनेट पेंशन के लिए एलिजिबल होता है. ठीक है, इन केस अगर एम्प्लॉय जो है ठीक है उसका डेथ हो जाता है, उस केस में 60% ऑफ एम्प्लॉयज लास्ट पेंशन जो है वो फैमिली को दी जाती है. ठीक है, एंड मिनिमम पेंशन की अगर बात करें ये कितनी दी जा सकती है तो 10,000 पर मंथ की ये आपकी पेंशन जो है दी जा सकती है.
ठीक है, विद अ मिनिमम 10 ईयर ऑफ सर्विस. ओके. In August 2025, the Department of Animal Husbandry and Dairying released India's first comprehensive national guidelines and standard operating procedure for animal blood transfusion and blood banks. Which of the following statement is incorrect regarding the guideline? तो recently जो Department of Animal Husbandry and Dairying है, इन्होंने जो है guidelines and standard operating procedure यहाँ पर आपके लॉन्च किए हैं एनिमल ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड बैंक्स के लिए. क्या ये आपके गाइडलाइंस है वो देखते हैं. पहला स्टेटमेंट आपका कह रहा है कि जो गाइडलाइन है ये मैंडेट करती है, मतलब ये मैंडेटरी करती है द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ स्टेट रेगुलेटेड वेटनरी ब्लड बैंक्स विद अ बायोसेफ्टी कंप्लायंट इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है. दूसरा कह रहा है ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग आर ऑप्शनल प्रैक्टिसेस डिपेंडिंग ऑन द एनिमल्स ब्रीड एंड एज. नेक्स्ट है डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंक्लूड्स हेल्थ स्टेटस, वैक्सीनेशन, एज, वेट एंड डिजीज स्क्रीनिंग. नेक्स्ट कह रहा है द गाइडलाइंस प्रमोट वॉलंटरी नॉन remunerated donations with a informed consent as per the donor rights charter. नेक्स्ट है वन हेल्थ प्रिंसिपल आर इंटीग्रेटेड टू एड्रेस जूनोटिक रिस्क मैनेजमेंट. तो बेसिकली देखो, जैसे हम बीमार होते हैं, हमें खून चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब डॉक्टर क्या करता है कि वो आपका जैसे जिससे ब्लड लिया है उसका चेक करेगा कि कौन सा ब्लड ग्रुप है, सेम मैच करता है कि नहीं. ठीक है. दूसरा कोई डिजीज़ तो नहीं है, अगर मैच कर जाता है इन दैट केस चेक होता है कि भाई दूसरा डिजीज़ कोई तो नहीं है, कि अगर हम दूसरे पर्सन को खून चढ़ा रहे हैं, जैसे ए पर्सन को ज़रूरत है, बी पर्सन का खून उसमें चढ़ा रहे हैं, तो उसको चेक किया जाता है ना प्रॉपरली कि उसका ब्लड में कोई दिक्कत तो नहीं है, तभी चढ़ाते हैं. बट इन एनिमल केस, ठीक है, जानवरों के केस में ऐसा बहुत रेयरली किया जाता है, और इसी चीज़ के लिए ये गाइडलाइंस आपकी लाई गई हैं. ठीक है. तो इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट था आपका? तो इट इज़ ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पे जो ब्लड टाइपिंग एंड क्रॉस मैचिंग है ये ऑप्शनल प्रैक्टिसेस नहीं है, इन्हें मैंडेटरी यहाँ पे किया गया है. ठीक है. पहले ये चीज़ आपकी बहुत रेयर होती थी, अब इसको मैंडेटरी करने की बात यहाँ पे की गई है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ अ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू. तो जो ये आपका बिल है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 20 तारीख को, 20 अगस्त को. ठीक है, लोकसभा में, और 20 अगस्त को ही ये पास हो गया था. एंड इन 21 अगस्त इसको राज्यसभा में जो है मतलब राज्यसभा में भी ये आपका 21 तारीख को पास हो गया था. तो बेसिकली ये बिल है क्या? इस बिल के तहत आपने आजकल बड़ी न्यूज़ देखी होगी कि ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में कितना नुकसान हो रहा है, कितने बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, कितने लोग इसमें पैसा हार जाते हैं, करोड़ों को यहाँ पे नुकसान लोगों को होता है. सो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए हम सभी को ये बिल आपका लाया गया है. इसे डिटेल में पढ़ेंगे. उससे पहले क्वेश्चन क्या है एक बार गो थ्रू करते हैं. तो पहला आपका यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एज पर द अप्रूवल advertising online money games will be punishable with a imprisonment up to 2 years and fine of up to 50 lakh or both. अगर एडवर्टीजमेंट यहाँ पे होता है ऑनलाइन मनी गेम्स का, इन दैट केस वो आप में मतलब उसको एज अ पनिशमेंट यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 2 साल की, और 50 लाख का फाइन भी यहाँ पे लगाया जा सकता है, या फिर दोनों ही चीज़ यहाँ पे आपकी लगाई जा सकती हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. मतलब जो भी कंडीशन होगी उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें करी जाएंगी. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है facilitating financial transaction for such services will be punishable with imprisonment of up to 3 years and fine यहाँ पे 1 करोड़ का लगाया जाएगा, या फिर दोनों एक साथ भी इम्पोज किए जा सकते हैं. तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शन और गाइडलाइंस इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी विल अट्रैक्ट पेनल्टीज अप टू ₹10 लाख एंड रिस्ट्रिक्शन. तो अगर यहाँ पे नज़रअंदाज किया जाता है गाइडलाइंस को, डायरेक्शंस को गवर्नमेंट की, इन दैट केस यहाँ पे अप टू 10 लाख की पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं और रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए जा सकते हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका कह रहा है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट. ठीक है. तो लास्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट है कि तीनों स्टेटमेंट जो आपको प्रोवाइड की गई हैं दे ऑल आर करेक्ट. ठीक है. नाउ अब बात करते हैं इस बिल की, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025. ये जो हमारा बिल है, ठीक है, ये बेसिकली डिवाइड करता है ऑनलाइन गेम्स को 3 टाइप में, जैसे ई स्पोर्ट हो गया, ऑनलाइन सोशल गेम्स हो गया, एंड ऑनलाइन मनी गेम्स हो गया. ठीक है. सो बेसिकली
जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की जा रही है वो फोकस कर रहा है आपका ऑनलाइन मनी गेम में, जहाँ पे हम लोगों से पैसा लिया जाता है और उसके बाद हमें लालच दिया जाता है कि बड़ा प्राइज आप जीतोगे, ठीक है, और उसके बेसिस पे बहुत सारे लोगों का जो है नुकसान हुआ है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, ऐसा बताया जा रहा है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टेकन फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिकॉग्निशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ई स्पोर्ट्स एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स, ठीक है। ये चीज़ किसकी बात की जा रही है, ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए एक मैकेनिज्म यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ई स्पोर्ट एंड ऑनलाइन सोशल गेम्स। देन गाइडलाइंस इसके लिए आपकी बनाई जाएंगी कि कैसे कंडक्ट करवाना है ई स्पोर्ट्स को, स्टैब्लिश किए जाएंगे आपके ट्रेनिंग एकेडमिक्स, ठीक है, इंसेंटिवाइज किया जाएगा प्रमोशन ऑफ ई स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स को। तो ये सारी गाइडलाइंस है आपके ई स्पोर्ट और किसके लिए, ऑनलाइन सोशल गेम्स के लिए। नाउ अब यहाँ पे एक चीज बोली गई है कि एक अथॉरिटी आपकी जो है बनाई जाएगी जो डिटरमाइन करेगी, जो हमें बताएगी या जो क्लासिफाई करेगी, कैटेगराइज करेगी आपके स्पोर्ट्स को कि कौन सा स्पोर्ट्स जो है वो ऑनलाइन मनी गेम है, ठीक है। तो ये पावर एक अथॉरिटी को दी जाएगी, ठीक है, ऐसा बोला गया है। और ये यहाँ पे क्या बोला गया है, जो गवर्नमेंट है ये प्रिस्क्राइब करेंगे कंपोजिशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट्स ऑफ द अथॉरिटी। तो ये सारा चीज गवर्नमेंट के हाथ में होगा, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, वो सारी चीज कौन तय करेगा, गवर्नमेंट तय करेगी, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे पॉइंट बताया गया है कि अगर दिस बिल एम्पावर्स ऑथराइज्ड ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च एनी प्लेस विदाउट वारंट। अगर किसी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऑर्गेनाइजेशन है और इन्हें गवर्नमेंट को लगता है कि वो इस टाइप का कुछ जैसे ऑनलाइन मनी गेम है, इस टाइप का कुछ काम कर रही है जिसमें बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, तो इन दैट केस यहाँ पे क्या बोला है, ये बिल पावर देता है ऑथराइज्ड ऑफिसर्स को कि वो बिना सर्च वारंट के कहीं भी सर्चिंग या उनके ऑफिस में छापा मार सकती है, बिल्डिंग्स में, व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, मतलब ये सारी चीज़ें उन्हें बिना वारंट के ये पावर मिल जाती है कि वो कहीं भी सर्च जो है कर सकते हैं और किसी को भी अरेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई सस्पेक्ट दिखता है तो उसे अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। दूसरा यहाँ पे पेनल्टी की बात की गई है, अभी हमने पढ़ा ही था, ठीक है। ऑफरिंग ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज विल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 3 years और फाइन यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का या दोनों ही लग सकते हैं। दूसरा, अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं ये ऑनलाइन मनी गेम का, इन दैट केस 2 साल की आपकी सजा है और 50 लाख तक का फाइन है, ठीक है। अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हम प्रोवाइड कर रहे हैं ये भी पनिशेबल है, इसमें भी 3 साल की आपकी जो है जेल है और फाइन है आपका 1 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा मेंशन की गई हैं और ये सारी चीजें मैंने पीआईबी से आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है, इन दैट केस सिविल पेनल्टी अप टू 10 लाख की यहाँ पे इम्पोज की जा सकती है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, जैसे सस्पेंशन या कैंसिलेशन हो सकता है उसके रजिस्ट्रेशन का, ठीक है। ये क्लियर है। अब देखो ये जो बिल है इसका मेन एम क्या है, प्रोटेक्टिंग पीपल, सिक्योरिंग इंडिया। ये प्रिवेंट करेगा एडिक्शन को, इट स्टॉप्स फाइनेंशियल फ्रॉड, प्रोटेक्ट्स फैमिलीज, स्ट्रेंथन नेशनल सिक्योरिटी। तो ये इसका मेन एम है, प्रायोरिटी क्या है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, which bank opened its first startup focused branch in New Delhi to support entrepreneurial growth under the Startup India initiative? तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने अपनी पहली स्टार्टअप फोकस ब्रांच ओपन की है न्यू दिल्ली में, ठीक है। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ई, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा ये स्टार्टअप फोकस ब्रांच आपकी ओपन की गई है भिकाजी कामा पैलेस में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। अब ये जो आपकी ब्रांच है ये बेसिकली ओपन की गई थी इन प्रेजेंस ऑफ अरविंद कुमार, जो डायरेक्टर जनरल है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के, STPI के, एंड MD एंड CEO PNB के जो हैं अशोक चंद्रा, इनके प्रेजेंस में ये इनॉग्रेशन किया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे PNB और जो STPI है इन्होंने एक MOU भी साइन किया था टू फैसिलिटेट इंडियन स्टार्टअप विद अ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अवेयरनेस, बैंकिंग सर्विसेज नीड्स एंड रजिस्ट्रेशन विद सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये MOU भी आपका साइन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी एट विच लोकेशन? तो इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक जो है
एंड लेबोरेटरी जो है वो आपकी इनॉग्रेट की गई है हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? हैदराबाद तेलंगाना के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी जो है वहाँ पे इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायोबैंक एंड लेबोरेटरी इनॉग्रेट किया गया है विद द कॉस्ट ऑफ 1.85 करोड़ इसे बनाया गया है। ठीक है, अब जो ये बायोबैंक है इसका मेन फोकस रहेगा ऑन रीजेनरेटिव मेडिसिन, cellular and cellular therapies for livestock, and it is supported by your National Biopharma Mission, and it includes facilities like 3D bioprinter and cryo storage units. Okay. Now next up question है the Garuda Drishti an AI enabled system to detect fraudulent cyber activities was launched by the Chief Minister of which state? तो इनमें से कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं जिनके द्वारा गरुड़ा दृष्टि नाम का एक AI enabled सिस्टम लॉन्च किया गया था, जिसका काम क्या है? डिटेक्ट करना फ्रॉडुलेंट साइबर एक्टिविटीज को, जैसे कोई फेक न्यूज फैला रहा है या कोई हेट स्पीच दे रहा है तो उससे रिलेटेड यहाँ पे ये फ्रॉडुलेंट साइबर एक्टिविटीज को डिटेक्ट करेगा एंड इट वाज लॉन्च बाय द सीएम ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि महाराष्ट्र के सीएम करंटली कौन है। ओके, now next question है in August 2025 which Indian port become the first to successfully produce green hydrogen and achieve over 1 megawatt of rooftop solar पावर जनरेशन? तो इनमें से कौन सा आपका पोर्ट है जो पहला आपका पोर्ट ऐसा बना है जिसने प्रोड्यूस किया है ग्रीन हाइड्रोजन एंड अचीव किया है ओवर 1 मेगावाट का रूफटॉप सोलर पावर जनरेशन को? तो इट इज योर वीओ चिदम्बरम पोर्ट फ्रॉम तमिलनाडु। ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये अनाउंसमेंट आपकी की गई थी सुशांत कुमार पुरोहित द्वारा, जो चेयरपर्सन है वीओसी पोर्ट के, ड्यूरिंग दी ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग चार्टरिंग सस्टेनेबल मैरीटाइम फ्यूचर कॉन्फ्रेंस। और ये कॉन्फ्रेंस आपकी होस्ट की थी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने थ्रू इट्स NAVIC सेल 3। ओके, now next question है in July 2025 the Ministry of Environment, Forest and Climate Change released India's first ever grassland bird census. Which of the following statement is about this census is incorrect? तो यहाँ पे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इन्होंने रिसेंटली पहला ग्रासलैंड बर्ड सेंसस जो है वो रिलीज किया है। इसके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इट रिकॉर्डेड अराउंड 43 ग्रासलैंड बर्ड स्पीशीज यूजिंग ऑस्टिक टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है जो सेंसस है इट वाज कंडक्टेड इन द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है जो सेंसस है इसने यूज किया है AI बेस्ड बर्ड नेट सॉफ्टवेयर एंड स्पेक्ट्रोग्राम एनालिसिस फॉर स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन। और इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया है क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल स्पीशीज को एज पर द IUCN। ठीक है, नेक्स्ट है द सर्वे कवर्ड 29 लोकेशन यूजिंग 6 रिकॉर्डर्स इन अ 3-day साइकिल। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जो सेंसस है वो आपका कंडक्ट किया गया था असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, अब सर्वे पीरियड की बात करें तो 18 मार्च से ये आपका 25 मई तक चला था एंड यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज है कि 85 नेस्ट यहाँ पे डिस्कवर किए गए हैं, ओवर 85 नेस्ट ऑफ अ फिंस वीवर जो आपके एक एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है। ठीक है, next is who was honored with the 43rd Lokmanya National Award for his impactful work in road and highway infrastructure? तो इनमें से कौन से पर्सनालिटी हैं, कौन से हमारे मिनिस्टर हैं जिन्होंने 43rd लोकमान्य नेशनल जिनको 43rd लोकमान्य नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है? तो इट इज योर नितिन गडकरी। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नितिन गडकरी। अब बात करें इस लोकमान्य तिलक अवार्ड की तो इसे 1983 में स्टैब्लिश किया गया था बाय दी तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट। इसका मेन एम क्या है? ऐसे इंडिविजुअल्स जिनका अच्छा कंट्रीब्यूशन है इंडिया की प्रोग्रेस के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए उनको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसे प्रेजेंट किया, ये जो अवार्ड है इट इज प्रेजेंटेड एनुअली ऑन दी डेथ एनिवर्सरी ऑफ अ बाल गंगाधर तिलक। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइज मनी की तो 1 लाख का कैश प्राइज यहाँ पे दिया जाता है विद अ साइटेशन एंड मोमेंटो। ठीक है, इसी के साथ इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह एंड नरेंद्र मोदी जी, इन सभी को ये अवार्ड दिया जा चुका है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है Which among the following statement is correct with respect to Sample Registration System Bulletin 2023 report? तो रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी की गई है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा। इस रिपोर्ट में
इंडिया का बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या है, तो इन सब के बारे में आपकी डिटेल बताई गई है और हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जो रिपोर्ट है इसमें हाईलाइट किया गया है इंडिया का जो बर्थ एंड डेथ रेट है वो आपका डिक्लाइन हुआ है, नियरली 50% ये डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, बर्थ रेट की बात करें तो 18.4 जो है ये आपका था 2023 में एंड डेथ रेट था 6.4। वेरस अगर हम इसे कंपेयर करें 1971 से तो आपका बर्थ रेट 36.9 था एंड डेथ रेट आपका 14.9 था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की बात की गई है तो ये भी आपका कम हुआ है, 129 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ, ये आपका 1971 में था एंड इट इज नाउ रिकॉर्डेड 25 इन 2023। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है बिहार में हाईएस्ट बर्थ रेट है आपका। ठीक है, among all states and UT which is 25.8, it is followed by उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। तो ये तीनों ही पॉइंट आपके करेक्ट हैं एज कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू दिस रिपोर्ट। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है जिसके करंट रजिस्ट्रार जनरल हैं आपके मृत्युंजय कुमार नारायण। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 1947 में स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ अब बात करते हैं इस रिपोर्ट की, किसने रिलीज किया है, ये क्लियर है, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया द्वारा इसको आपका रिलीज किया गया था। अब इसमें हमने अभी बात की कि हाईएस्ट बर्थ रेट आपके कौन से स्टेट में है, बिहार में है 25.8, इसके बाद सेकेंड नंबर पे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आपका आता है। वहीं पे अगर बॉटम स्टेट्स की हम बात करें जहाँ पे सबसे कम बर्थ रेट है वो है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फॉलोड बाय केरला, तमिलनाडु, पंजाब, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल। ठीक है, वहीं पे रूरल और अर्बन की अगर हम बात करें तो रूरल एरिया जो है यहाँ पे हाइयर बर्थ रेट आपका है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। ठीक है, अर्बन एरिया में जो आपका बर्थ रेट है ये कम हुआ है, 14.9 ये आपका है। ठीक है, अर्बन में रूरल में कितना है 20.3 और अर्बन में 14.9 है। डेथ रेट की बात करें तो हाईएस्ट डेथ रेट आपका नोट किया गया है छत्तीसगढ़ में 8.3, फॉलोड बाय उड़ीसा, पंजाब, केरला, आंध्र प्रदेश एंड देन कर्नाटका। वेरस बॉटम अगर 5 स्टेट्स की बात करें इसमें चंडीगढ़ पहले नंबर पे है, देन दिल्ली और मणिपुर एंड जम्मू एंड कश्मीर। देखो अगर हम नेशनल लेवल पे बात करें तो सबसे ज़्यादा आपका मेन एंड वुमेन में कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा मेन का हायर डेथ रेट है विच इज़ 7.2, वेरस विमेन का आपका है 5.7। ठीक है, और ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों की यहाँ पे बात की जा रही है, दोनों में ही मेन का जो डेथ रेट है वो हाई है एज कम्पेयर टू वुमेन। ठीक है, अगर यहाँ पे रूरल की बात करें तो रूरल एरियाज में आपका डेथ रेट ज़्यादा है 6.8 है और अर्बन में ये देखा गया है 5.7। ओके, नाउ बात करते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट की, तो इसमें आपका कौन सा स्टेट जो है वो टॉप मोस्ट रहा है, इट इज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें 37 ईच आपका इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। ठीक है, फॉलोड बाय उड़ीसा, असम एंड देन झारखंड एंड राजस्थान। ठीक है, लोएस्ट देखा गया है आपका मणिपुर में, लद्दाख, फॉलोड बाय लद्दाख, केरला, गोवा और सिक्किम, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी। वहीं पे रूरल एरियाज की बात करें तो ये रेट आपका कम हुआ है, 2018 में 36 देखा गया था, अभी ये 28 है। ठीक है, वहीं पे अर्बन में जो है 23 से ये 18 पे आ गया। नेक्स्ट आपकी बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये केरला में देखी गई है। ठीक है, विच इज 78.4, मतलब 78.4 ईयर्स लोग जो हैं वो जीते हैं, मतलब मैक्स जो आपकी एवरेज एज है केरला के लोगों की वो है 78.4, मतलब इतने साल वो जीते हैं। फॉलोड बाय दिल्ली 74.2 ईयर्स, देन आपका एचपी में है 74.4 ईयर्स, जम्मू एंड कश्मीर में 73.4 ईयर्स। ठीक है, लोएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी गई है आपकी मध्य प्रदेश में, यूपी में एंड असम में। ठीक है, अगर जेंडर वाइज बात करें तो ये आपकी मेल्स की है 68.5 ईयर्स, वेरस फीमेल आपका ज़्यादा जीती हैं 72.5 ईयर्स। ठीक है, देन फर्टिलिटी रेट की बात करें तो आपका जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है वो आपका 2022 के कंपैरिजन अगर हम करें तो इसके कंपैरिजन में कम हुआ है। 2022 में 2.0 था, अभी ये 1.9 हो गया है आपका, 2023 का ये रिकॉर्ड है, राइट।
सबसे ज़्यादा आपका जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो कौन से स्टेट्स में ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा तो ये बिहार में देखा गया है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट आता है जहाँ पे लोएस्ट आपका टोटल फर्टिलिटी रेट है, तो ये है दिल्ली 1.2, देन आपका वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला एंड आंध्र प्रदेश, राइट। और बिलो रिप्लेसमेंट लेवल जो है ये देखा गया है आपका 18 स्टेट्स और यूटीज में, जो बिलो आपका 2.1 देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन। तो सबसे ज्यादा आपकी जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा है? इट इज केरला विच इज 15%, देन दिल्ली में 7.7% है एंड इट इज फॉलोड बाय असम 7.6%। ठीक है, नाउ ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट की बात करें तो ये आपका 0.9 देखा गया है 2023 में, और ये लोएस्ट था आपका दिल्ली, वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु में, और हाईएस्ट देखा गया है आपका बिहार में। ठीक है, वहीं पे क्रूड बर्थ रेट की बात करें तो ये आपका डिक्रीज हुआ है 18.4 ये आपका देखा गया है 2023 में। ठीक है, 22 में कितना था? 19.1 था, और ये 2023 में 18.4 आपका देखा गया है। फाइन। Now next आपको क्वेश्चन है, which Indian sports academy has recently earned a prestigious affiliation with the Asian Hockey Federation and it is supported by the International Hockey Federation। ठीक है, तो रिसेंटली अभी राजकीय स्पोर्ट्स एकेडमी जो आपकी बिहार में है, ठीक है, इसको एफिलिएशन मिला है विद द एशियन हॉकी फेडरेशन। विद दिस जो हमारे एथलीट्स हैं, जो हमारे कोचेस हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन और ग्रास रूट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जो आपके एशियन हॉकी फेडरेशन के होंगे। ठीक है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन ये सब होगा, उसमें हमारे जो एथलीट्स हैं, कोचेस जो हैं, वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे हमारी पार्टिसिपेशन अब हो पाएगी। साथ में ही ये आपकी एशियन हॉकी फेडरेशन की जो बेसिकली आपका टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ये प्रोवाइड करेंगे इंडिया की राजगीर स्पोर्ट्स एकेडमी को। ठीक है, मतलब इसके जो एक्सपर्ट्स हैं वो यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर ए एंड दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय तैयब इकरम, जो प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। ठीक है, ग्रास रूट टू ग्लोरी नाम का एक इवेंट हुआ था, वहां पे ये अनाउंसमेंट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ मैस्कॉट अनवील्ड फॉर द 11th एशियन एक्वाटिक चैंपियनशिप, जो आपकी अहमदाबाद में होनी है बाय यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है, तो ये मैस्कॉट जो है आपका 11th एडिशन एशियन एक्वाटिक्स चैंपियनशिप का, इसका नाम रखा गया है जलवीर। ठीक है, क्या नाम है इस मैस्कॉट का? जलवीर। यहाँ पे आप इसकी इमेज देख सकते हैं, ये है जलवीर, और यहाँ पे लोगो भी आपका जो है अनवील किया गया था। फाइन, ये आप देख सकते हो। अब बात करें अगर वेन्यू की, अहमदाबाद गुजरात में वेन्यू है, 28 सितंबर को स्टार्ट होगा, 11 अक्टूबर तक चलेगा, और ये आपका क्वालिफाइंग इवेंट होगा 2026 एशियन गेम्स के लिए। ठीक है, साथ में ही अब बात करें हैं एक्वाटिक चैंपियनशिप की, तो इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी बात भी कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट है आर एन जयप्रकाश, अहमदाबाद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, और 1948 में से स्टैब्लिश किया गया था। फाइन, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो आप हमें भेज सकते हैं हमारी मेल आईडी में benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।